नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम आरएस टीवी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। साल 2015 भारत के लिए अंतरिक्ष के लिहाज से काफी सफल साबित हुआ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 2015 में कई सफल उड़ानें भरी, जिसमें पीएसएलवी के 3 मिशन के साथ साथ एस्ट्रोसैट मिशन शुमार था, जिसने भारत को एक ऐसा अंतरिक्ष मिशन सफल बनाने वाला पहला विकासशील देश बना दिया। विशेष में आज हम आपको 2015 में इसरो की तमाम सफल उड़ानों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास पेशकश, इसरो की उड़ान 2015। तो सबसे पहले बात करेंगे 2015 में भारत को अंतरिक्ष में मिली सबसे बड़ी कामयाबी की। दरअसल भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने भारत की पहली वेधशाला एस्ट्रोसैट का सफल प्रक्षेपण कर बीते सितंबर में इतिहास बना दिया। इस कामयाबी के साथ भारत पहला ऐसा विकासशील देश बन गया है जिसका अंतरिक्ष में अपना स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। सितंबर 2015 में आई इन तस्वीरों के बाद भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया है जिसका अंतरिक्ष में अपना टेलीस्कोप है। एस्ट्रोसैट ऐसा अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह है जो ब्रह्मांड के बारे में अहम जानकारियां हासिल करेगा। भारत का ये अंतरिक्ष मिशन एक ही वक्त में अल्ट्रावायलेट, ऑप्टिकल, लो एंड हाई एनर्जी, एक्सरे वेव बैंड की निगरानी करेगा। तकरीबन 1 साल के अंदर मंगलयान के बाद अंतरिक्ष में भारत की ये दूसरी बड़ी कामयाबी है। एस्ट्रोसैट अगर हम लोग देखते हैं कि दूसरी बहुत सारे देशों के पास अपने सैटेलाइट थे जो एस्ट्रोनॉमी के लिए स्पेसिफिकली थे, जो एस्ट्रोनॉमी के लिए जिन्होंने ऑब्जर्वेशन करनी थी। कितनी ऑब्जर्वेटरीज हैं जो स्पेस में घूम रही हैं। आप हबल टेलीस्कोप ले लीजिए, चंद्रा एक्सरे ले लीजिए नासा के। लेकिन हमारा इंडिया का अपना कोई भी ऐसा सैटेलाइट नहीं था जो सिर्फ एस्ट्रोनॉमी को डेडिकेटेड था। तो उस हिसाब से एस्ट्रोसैट का लॉन्च होना और उसका सक्सेसफुली डेटा को वापस अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम लोग एक स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर फील्ड में एस्ट्रोनॉमी के उसमें हम लोग ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर दिया हम लोगों ने। भारत की कामयाबी इसलिए भी खास मायने रखती है क्योंकि ये काबिलियत अभी तक अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ और जापान जैसे देशों के पास ही थी। दरअसल आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में बने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पीएसएलवी C-30 के जरिए प्रक्षेपित एस्ट्रोसैट को बनाने में इसरो को पूरे 10 साल लगे और इसके निर्माण पर तकरीबन 178 करोड़ रुपए की लागत आई। वहीं एस्ट्रोसैट का कुल वजन 1513 किलोग्राम है। हालांकि उड़ान शुरू होने के लगभग 25 मिनट बाद ही पीएसएलवी C-30 ने इस उपग्रह को पृथ्वी से लगभग 650 किलोमीटर की दूरी पर अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया था। जिसमें एस्ट्रोसैट में जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंटेशन लगी हुई थी वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने खुद डेवलप करके उसमें लगाई थी। तो एक तो उनके अपना ही एक सेटिस्फेक्शन होता है कि हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट बनाया और वो इंस्ट्रूमेंट परफेक्टली काम कर रहा है जो हम लोगों ने डिज़ाइन किया था। तो उससे उस ऑर्गेनाइजेशन को भी एक तरह से मॉरल एक अचीवमेंट मिलता है, और दूसरा उसमें जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी उसमें एकेडमिशियन लगे हुए हैं, उनको अपने आप को एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि वो आगे जाके कुछ और इसमें बेटर कर पाएँ, क्योंकि ऑलरेडी उनका एक सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है। साइंटिस्ट का कॉन्फिडेंस, दुनिया में हमारा कॉन्फिडेंस, हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस, हमारी साइंटिफिक कैपेबिलिटीज़ पे, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ पे जो विश्वास है वो एकदम से कई सीढ़ियाँ ऊपर पहुँच गया है। और मैं समझता हूँ कि ये कॉन्फिडेंस ही है जो साइंस में हमें नए शिखर की तरफ ले जाता है। एस्ट्रोसैट पर आकाशीय पिंडों के अध्ययन के लिए 5 विशेषज्ञ उपकरण लगे हुए हैं, जिसमें अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, लार्ज एरिया एक्सरे प्रोपोर्शनल काउंटर, सॉफ्ट एक्सरे टेलीस्कोप, कैडमियम जिंक टेल्यूराइड इमेजर और स्कैनिंग स्काई मॉनिटर शामिल हैं। इन उपकरणों से मिले वैज्ञानिक आंकड़ों को मॉक्स के जमीनी स्टेशन को भेजा जाएगा, जहां उनका वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाएगा। ये उपग्रह 5 सालों तक अपनी सेवाएं देगा। आइए आपको बताते हैं कि एस्ट्रोसैट एक बड़ी कामयाबी क्यों है। एस्ट्रोसैट ने जहां अंतरिक्ष में भारत का सिर ऊंचा कर दिया है, तो वहीं
देश के लिए ये कामयाबी इसलिए भी अहम है क्योंकि दुनिया के सुपर पावर अमेरिका ने पहली बार किसी अंतरिक्ष प्रोजेक्ट में भारत की मदद ली है। दरअसल एस्ट्रोसैट उपग्रह के साथ साथ इसरो ने कई देशों के 6 उपग्रह भी प्रक्षेपित किए हैं, जिसमें अमेरिका के 4 नैनो उपग्रह, कनाडा और इंडोनेशिया का भी एक उपग्रह शुमार थे। क्या करेगा एस्ट्रोसैट? एस्ट्रोसैट PSLV 30 की कई विशेषताएं हैं। मसलन इस मिशन का मकसद स्पेस से सैटेलाइट के जरिए धरती पर होने वाले बदलावों का साइंटिफिक एनालिसिस करना है। एस्ट्रोसैट के जरिए अल्ट्रावायलेट रे, एक्स-रे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैसी चीजों को यूनिवर्स से परखा जाएगा। इसके साथ ही मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेटरी के जरिए तारों के बीच की दूरी का भी पता लगाया जाएगा। इसके साथ साथ इससे सुपर मैसिव ब्लैक होल की मौजूदगी के बारे में भी पता लगाने में मदद मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो एस्ट्रोसैट भारत के लिए बेहद बड़ी कामयाबी है। इसकी सफलता से न केवल भारत का अंतरिक्ष में डंका बजना शुरू हो गया, बल्कि इससे भारत को आर्थिक फायदा भी बखूबी मिलेगा। 2015 में अपने अंतरिक्ष मिशन को आगे बढ़ाते हुए इसरो ने एस्ट्रोसैट के साथ साथ कई और उपलब्धियां भी हासिल की। एक नजर उन उपलब्धियों पर। 2015 भारत स्पेस मिशन के लिए बेहद सफलतापूर्वक साबित हुआ। एस्ट्रोसैट के साथ साथ इसरो ने अंतरिक्ष में कई महत्वपूर्ण कामयाबियां हासिल की, जिसमें ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान के 3 मिशन यानी PSLV 27, 28 और 29 शामिल रहे। शाम 6 बजे श्रीहरिकोटा से PSLV C-29 यान से सिंगापुर के 6 उपग्रहों को छोड़ा गया। प्रक्षेपण के 20 मिनट बाद ही ये उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो गए। PSLV ने अपनी इस 32वीं उड़ान में 6 उपग्रहों को भूमध्य रेखा की ओर 15 डिग्री के झुकाव पर स्थित 550 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित किया। सिंगापुर पहले भी PSLV की मदद से 2 उपग्रह प्रक्षेपित कर चुका है, हालांकि वे इससे छोटे थे और सीमित अवधि के लिए थे। ये इसरो का 6वां विशेष व्यावसायिक प्रक्षेपण है। PSLV की पिछली 31 उड़ानें सफल रही हैं। इसरो अब तक 20 देशों के 51 उपग्रहों के लिए PSLV के जरिए प्रक्षेपण की सेवाएं उपलब्ध करवा चुका है। 2015 में जितने भी लॉन्चेस इसरो ने किए हैं, स्पेशली अपने लिए या दूसरे देशों के लिए जो कमर्शियल लॉन्चेस किए हैं, वो सारे के सारे सक्सेसफुल हुए हैं। तो उसमें सक्सेस रेट हमारा 100% रहा है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि विदाउट एनी फेलियर हम लोगों ने इतने सारे लॉन्चेस किए हैं और सारे के सारे ऑर्बिट में स्पेसक्राफ्ट जो है जाके ऑर्बिट कर रहे हैं अर्थ को। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से PSLV C-28 से 5 ब्रिटिश व्यावसायिक उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। उपग्रह वाहन PSLV C-28 ने 5 उपग्रहों को सौर समकालिक कक्षा में स्थापित कर दिया। 7 साल के मिशन में ये उपग्रह पृथ्वी की सतह पर रोजाना किसी भी लक्ष्य की तस्वीर ले सकते हैं। इनका मुख्य उपयोग पृथ्वी पर संसाधनों और उसके पर्यावरण का सर्वेक्षण करना, शहरी अवसंरचना का प्रबंधन करना और आपदा प्रबंधन है। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान का ये 30वां मिशन था। 447 किलोग्राम वजन वाले तीनों DMC उपग्रहों को PSLV XL के आधुनिक संस्करण का उपयोग करते हुए 647 किलोमीटर दूर सौर समकालिक कक्षा में स्थापित किया गया। इन 3 DMC-3 उपग्रहों के साथ PSLV C-28 ब्रिटेन के 2 सहायक उपग्रहों CBNT-1 और D ऑर्बिट सेल को भी ले गया है। PSLV को हम लोग एक तरह से वर्क हॉर्स बोलते हैं इसरो का, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट 30 लॉन्चेस जो हैं उसके सक्सेसफुल रहे हैं विदाउट बीच में कोई फेलियर हुए। सबसे पहला लॉन्च वो फेलियर था और उसके बाद एक लॉन्च हुआ था 90s में। उसको हम लोग पार्शियल फेलियर बोलते हैं कि वो सैटेलाइट अपने पर्टिकुलर पोजीशन में नहीं जा पाया था विद द लॉन्चर, लेकिन वो बाद में सैटेलाइट के फ्यूल के द्वारा वो चला गया था। बट उसके बाद जितने भी लॉन्चेस हुए हैं सब के सब 100% सक्सेस हुए हैं। तो एक तरह से हमारा एक रिलायबल एक लॉन्चर है जिस पे हम लोग जब भी लॉन्च करते हैं कोई ना कोई तो वो हमेशा सक्सेसफुल रहता है। तो PSLV हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और उसके हम आगे डिफरेंट उसके वेरिएशंस भी बना रहे हैं, जिसमें हमें हैवी लोड लेके जाना है या कम लोड लेके जाना है। तो उस पर अब इसरो काम कर रहा है अभी। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से चौथे स्वदेशी नौवहन उपग्रह
IRNSS 1D का प्रक्षेपण किया गया। ये उपग्रह देश के नेविगेशन सिस्टम में काम आ रहा है। इसके साथ साथ ये उपग्रह ट्रैकिंग और मैपिंग सेवाओं में भी अपना योगदान देने में सक्षम है। इस उपग्रह के 2 पेलोड हैं, जिसमें एक नेविगेशन के लिए है तो दूसरी CDMA के लिए। जो PSLV लॉन्चेस रहे हैं उसमें हम धीरे अपना पेलोड का टोटल वेट मास बढ़ाते रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी लिमिटेशन है। ये बहुत रिलायबल रॉकेट हिंदुस्तान के लिए रहे हैं, इनकी वजह से हमारा सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा रहा है। तो हम सभी मतलब साइंटिस्ट तो टेक्नोलॉजिस्ट तो करते ही हैं इस पे गर्व, लेकिन पूरे देश को इसके ऊपर गर्व है कि हमारा ये जो रॉकेट रहा है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। कल को हमें GSLV की तरफ जाना होगा, बड़े पेलोड्स भेजने होंगे, उसमें हम मास्टरी हासिल करने की कोशिशों की अब ऐसी पादान पर हैं जहां पर कि कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि अगले आने वाले सालों में GSLV भी हमारे कामयाब होते रहेंगे। इसरो के कॉमर्शियल विंग का टर्नओवर 13 अरब रुपए हो गया है। 19 अप्रैल 1975 में स्वदेश निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण के साथ अपने अंतरिक्ष सफर की शुरुआत करने वाले इसरो की ये तमाम कामयाबियां भारत के अंतरिक्ष में बढ़ते वर्चस्व की तरफ इशारा करती हैं। ये सफलता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय प्रक्षेपण रॉकेटों की विकास लागत ऐसे ही विदेशी प्रक्षेपण रॉकेटों की विकास लागत से 30 से 40% कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और गुजरा साल अंतरिक्ष के मामले में बड़ी कामयाबी लेकर आया। भारत ने अंतरिक्ष में कामयाबी के कई परचम लहराए। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी IRNSS इस कड़ी में एक अहम पड़ाव है। भारत ने बीते 2 साल से इस महत्वपूर्ण योजना को लागू करने में कामयाब रहा है। 5, 4, 3, 2, 1 RCT ignition 0+1+2 आसमानी उड़ान की ये तस्वीर कामयाबी की नई इबारत लिख रही है। हाँ, एक गर्वान्वित करने वाला नॉर्मल 28 मार्च 2015 का दिन भारत के उपग्रह प्रक्षेपण की दिशा में एक अहम पड़ाव बन गया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS 1D के प्रक्षेपण पर पूरे देश की नजरें टिकी थी। लिहाजा जैसे ही PSLV C7 की मदद से उपग्रह ने उड़ान भरी, लोगों की उम्मीदों को पंख लग गए। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की ये चौथी कड़ी थी। इससे पहले भारत ने इस सीरीज में 3 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया था। इस प्रक्षेपण के बाद भारत के पास अब अमेरिका के GPS की तर्ज पर अपना नेविगेशन सिस्टम होगा। सैन्य उद्देश्यों के अलावा इससे यातायात और आपदा प्रबंधन में भी मदद मिलेगी। 1425 किलोग्राम वजनी IRNSS 1D का नेविगेशन दायरा 1500 किलोमीटर है। नेविगेशन की दिशा में इस उपग्रह से काफी मदद मिलने की उम्मीद जताई गई है। इस उपग्रह के बाद अमेरिकी GPS से हमारी निर्भरता कम हो गई है। इसरो ने इसे बड़ी कामयाबी करार दिया। इसमें 2 चीज़ें समझना ज़रूरी हैं। एक चीज़ तो यह है कि दुनिया में टेक्नोलॉजी हम बाहर के देशों से जब लेते हैं तो हम उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। आज अगर हम GPS सिस्टम देखें तो हमारी पूरी दुनिया में ज़्यादातर देशों में वो US के भरोसे चल रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के भरोसे चल रहा है। हम सेल फोन के ऊपर अपनी पोजीशन देखना चाहते हैं या किसी की पोजीशन देखना चाहते हैं तो हमको US से ख़रीदना पड़ता है, डेटा लेना पड़ता है। ये जो मिशन है, ये मिशन 7 सैटेलाइट्स के ऊपर बेस्ड है। अगले साल तक हमारे जो 60 साल की मेहनत है वो गर्व के साथ हम ये कह पाएंगे अगले साल कि ये GPS हमारे देश की टेक्नोलॉजी हमारे सैटेलाइट्स से चल रहा है। IRNSS 1D में 2 पेलोड्स हैं, एक नेविगेशन पेलोड और दूसरा CDMA पेलोड। साथ में 2 रेट्रो रिफ्लेक्टर भी लगे हुए हैं। पेलोड से नेविगेशन सिग्नल मिलेंगे। सैटेलाइट में 1660 वॉट के 2 सोलर पंख लगे हुए हैं, जिसकी ऊर्जा से ये उपग्रह 10 साल तक चलता रहेगा। इसके बाद उपग्रह को भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित कर दिया जाएगा। IRNSS जो है वो हमारे लिए अपना ही एक GPS सिस्टम होगा जिसमें हमें किसी दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। तो उसमें 7 सैटेलाइट का एक पूरा जिसको हम लोग कॉन्स्टलेशन बोलते हैं वो लॉन्च होनी थी। उसमें से आई थिंक 3 या 4 हो चुके हैं और लास्ट जो 3 हैं IRNSS वो आने वाले मार्च या अप्रैल तक वो ऑलमोस्ट हर मंथ में एक लॉन्च होगा। तो जब वो तीनों सैटेलाइट और स्पेस में चले जाएंगे तो मिलके जो वो एक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो उसमें हम लोग
IRNSS के द्वारा अपना ही हमारा एक रीजनल जो नेविगेशन जो है इंडिया का वो अपना शुरू हो जाएगा। तो हमें डिपेंडेंसी जो है, अगर हम लोग GPS अमेरिकन सिस्टम की बात करें, ग्लोनास जो रशिया का है, उस पर किसी भी हमें डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। तो हम खुद ही अपने आप में आत्मनिर्भर हो जाएंगे उसके ऊपर। नेविगेशन उपग्रह के मामले में इसरो की ये चौथी कामयाबी है। इससे पहले इसरो ने जुलाई 2013 में IRNSS 1A, अप्रैल 2014 में 1B और अक्टूबर 2014 में IRNSS 1C को सफलतापूर्वक छोड़ा था। इन 4 प्रक्षेपणों के बाद इसी सीरीज में 3 और उपग्रह छोड़े जाने हैं। IRNSS 1E का प्रक्षेपण जनवरी 2016 में, जबकि 1F और 1G का प्रक्षेपण मार्च 2016 में प्रस्तावित है। होता है ताकि आप यान को सीरीज के सभी 7 उपग्रहों के प्रक्षेपण के बाद नेविगेशन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ जाएगा। साथ ही पड़ोसी देशों को भी इससे मदद मिलेगी। अरुणा ठाकुर के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। संचार उपग्रह के क्षेत्र में भारत के लिए 2015 का साल बेहतर साबित हुआ। GSAT सैटेलाइट सीरीज में भारत ने बीते साल 2 उपग्रहों का सफल परीक्षण किया। डिजिटल ऑडियो, आंकड़े और वीडियो ब्रॉडकास्टिंग में ये दोनों उपग्रह बेहद मददगार साबित होंगे। इसरो ने इसे बड़ी कामयाबी करार दिया है। सैटेलाइट लॉन्चिंग का सिलसिला बीते साल लगातार जारी रहा। भारत ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण पड़ाव पार किए, लेकिन संचार उपग्रह के क्षेत्र में भी भारत ने सफलता के झंडे गाड़े। इसरो ने अब तक GSAT सीरीज के 13 उपग्रहों का सफल परीक्षण किया है, जिनमें से 2 बीते साल छोड़े गए। ये दोनों उपग्रह हैं GSAT 6 और GSAT 15। इसरो का दावा है कि इन दोनों उपग्रहों के जरिए संचार में काफी मदद मिलेगी। GSAT 6 को INSAT 4E नाम से भी जाना जाता है। 27 अगस्त 2015 को जब श्रीहरिकोटा से इसे प्रक्षेपित किया गया तो चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। GSAT सीरीज का ये 12वां उपग्रह था, जिसके S बैंड में 5 स्पॉट बीम्स और C बैंड में एक नेशनल बीम लगा हुआ है। S बैंड में 6 मीटर व्यास का एंटीना लगा है, जो कि इसरो के अब तक के प्रक्षेपण में सबसे बड़ा एंटीना है। 2117 किलोग्राम वजन के इस उपग्रह में 3100 वाट ऊर्जा लगी हुई है। GSAT 6 को 83 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थापित किया जाएगा। ये भूस्थैतिक संचार उपग्रह में इसरो का 25वां उपग्रह था। GSAT सीरीज में इससे पहले के 5 उपग्रह यानी GSAT 1 से लेकर GSAT 5 तक 2001, 2003, 2004, 2007 और 2014 में छोड़े गए। GSAT उपग्रह इसरो की महत्वाकांक्षी परियोजना का हिस्सा है। कई दफा इन उपग्रहों के प्रक्षेपण में इसरो को मुंह की खानी पड़ी। इस लिहाज से 2015 में 2 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण काफी संतोषजनक है। भारत को 10 नवंबर 2015 को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब अब तक के सबसे बड़े संचार उपग्रह के रूप में GSAT 15 का परीक्षण सफल रहा। फ्रेंच गियाना के कोरो स्पेस पोर्ट से इस उपग्रह को छोड़ा गया। यूरोपीय लॉन्चर के जरिए सुबह 3 बजे जब उपग्रह को छोड़ा गया तो संचार के क्षेत्र में भारत की बड़ी दखल पर ये मोहर की तरह छप गया। GSAT और INSAT सीरीज का ये अहम पड़ाव है। 3164 किलोग्राम वजन के इस उपग्रह के क्रू बैंड में 24 संचार ट्रांसपॉन्डर्स लगे हुए हैं, जबकि गगन पेलोड में एक GPS लगा हुआ है। 12 साल तक घूमने के बाद इसे भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जो कि 93.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मौजूद होगा। यानी INSAT 3A और INSAT 4B इस उपग्रह के पड़ोसी होंगे। अरुणा ठाकुर के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रहों, प्रमोचक यानों, परिज्ञापी रॉकेटों और भू प्रणालियों का विकास ही इस संगठन का मुख्य मकसद है। इसरो का मुख्यालय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है, जहां सैकड़ों वैज्ञानिक मिलकर अंतरिक्ष में भारत का सर ऊंचा करने के प्रयास में हर वक्त लगे रहते हैं। आइए एक नजर डालते हैं इसरो की पूरी कहानी पर।
1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की नींव रखी गई थी। भारत सरकार ने 1972 में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन किया, जिसने अंतरिक्ष की शोध गतिविधियों में दम भर दिया। इसरो को अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रण में रखा गया। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के इतिहास में 70 का दशक प्रयोगात्मक युग साबित हुआ। इस दौरान आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी और एप्पल जैसे प्रयोगात्मक उपग्रह कार्यक्रम चलाए गए। इन कार्यक्रमों की सफलता के बाद 80 का दशक संचालनात्मक युग बना, जिसमें इनसेट और IRS जैसे उपग्रह कार्यक्रम शुरू हुए। आज इनसेट और IRS इसरो के प्रमुख कार्यक्रम हैं। अंतरिक्ष यान के स्वदेश में ही प्रक्षेपण के लिए इसरो ने मजबूत प्रक्षेपण यान कार्यक्रम चलाया और आज ये कार्यक्रम इतना परिपक्व हो चुका है कि प्रक्षेपण की सेवाएं दूसरे देशों तक को भी भारत मुहैया करा रहा है। +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9। विभिन्न राष्ट्रीय कार्यों के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उसके उपयोगों का विकास करना ही इसरो का प्रमुख मकसद है। इसरो ने कई प्रमुख अंतरिक्ष प्रणालियां स्थापित की है, जिसमें संचार, दूरदर्शन प्रसारण और मौसम विज्ञानीय सेवाओं के लिए इनसैट, जबकि संसाधन मॉनिटरिंग और प्रबंधन के लिए भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह यानी IRS है। इसरो ने इनसैट और IRS उपग्रहों को अपेक्षित कक्षा में स्थापित करने के लिए PSLV और GSLV 2 उपग्रह प्रमोचन यान विकसित किए हैं, जिनके अनुसार संचार सेवाओं के लिए इनसैट और प्राकृतिक संपदा प्रबंधन के लिए IRS का इस्तेमाल किया जाता है। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। इसका नामकरण भारत के प्राचीन गणतज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर किया गया। इसे 19 अप्रैल 1975 को रूसी स्टेशन से लॉन्च किया गया। इस उपग्रह का निर्माण एक्सरे, खगोलीय, वायुगति और सौर भौतिकी पर परीक्षण करने के लिए किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत भास्कर 1 और भास्कर 2 का निर्माण किया गया। ये देश के पहले निम्न भूकक्षा प्रक्षेपण उपग्रह थे। दोनों उपग्रहों को 7 जून 1989 और 20 नवंबर 1981 को रूसी स्टेशन से छोड़ा गया। दोनों उपग्रहों ने समुद्र विज्ञान, जल विज्ञान से जुड़े कई आंकड़े इकट्ठे किए थे। एप्पल उपग्रह, इसका पूरा नाम एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट था। ये भारत में निर्मित पहला संचार उपग्रह था जिसमें केवल सी बैंड ट्रांसपॉन्डर मौजूद थे। इसकी लॉन्चिंग 19 जून 1981 को यूरोपीय अंतरिक्ष संस्था के एरियन रॉकेट से की गई। इसका वजन 350 किलोग्राम था। इस उपग्रह के इस्तेमाल से टेलीविजन कार्यक्रमों के प्रेषण और रेडियो नेटवर्किंग जैसे संचार परीक्षण किए गए। रोहिणी उपग्रह, ये एक उपग्रह श्रृंखला का नाम है। इसकी लॉन्चिंग इसरो ने ही की थी। रोहिणी प्रथम का इस्तेमाल लॉन्चिंग यानी SLV-3 के निष्पादन के मापन के लिए किया गया था, जबकि रोहिणी 2 और रोहिणी 3 उपग्रहों में लैंडमार्क, संवेदक, नीत भार लगाए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इसी के साथ विशेष में आज इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।